साल 2110 का समय, जहां अब तक इंसानों ने तकनीक के मामले में बेतहाशा तरक्की कर ली है। अत्याधुनिक ड्रोन, प्लेन, हथियारों के साथ साथ अब इंसानों ने नए स्पेसशिप भी बना लिए हैं जो कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अलग अलग एस्ट्रोनॉट के ग्रुप यूनिवर्स के अलग अलग प्लेनेट पर रिसर्च के लिए जा रहे हैं, मगर उन्हें कहाँ पता था कि इस विशाल ब्रह्मांड के कई ग्रह ऐसे भी हैं जहाँ के फिजिक्स के नियम हमारी पृथ्वी से बहुत अलग है। कहानी ऐसे ही एक विचित्र प्लेनेट की, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप गया तो था रिसर्च करने, मगर उन्हें नहीं पता था कि वहाँ समय का प्रवाह उल्टा चलता है, यानी स्पेस टाइम का एक ऐसा टाइम लूप जिससे वे चाहकर भी नहीं निकल सकते। मगर क्या वे टाइम ट्रैवल करके यहाँ से बच सकते हैं? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत कोल से होती है, जो कि एक डिटेक्टिव है। वो अभी अपनी स्पेसशिप से एक अनजान प्लेनेट के पास आया है, क्योंकि आज से कई महीनों पहले यहाँ 4 एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप रिसर्च के लिए एट्रोपा नामक स्पेसशिप के जरिए यहाँ आया था। मगर इस प्लेनेट पर आने के बाद से न तो उनसे कोई संपर्क हो पाया है और न ही वे वापस लौटे हैं। कोल उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। अब कोल उन्हीं 4 एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप की फाइल चेक कर रहा है, जिनमें से है एट्रोपा स्पेसशिप के कैप्टन रॉबर्ट, एक टेक्नीशियन, जेकब एक साइंटिस्ट, एंड्रू जॉनसन और आखिर में एक डॉक्टर मोइरा विलियम। और मोइरा विलियम्स कोल की एक्स वाइफ है और उसी के लिए वह यहाँ तक आया है। अब इस प्लेनेट के पास पहुंचते ही कोल को इस प्लेनेट की ऑर्बिट में किसी स्पेसशिप के होने का सिग्नल मिलता है और देखने पर कोल पाता है कि यह वही स्पेसशिप है जिसे ढूंढते हुए वह यहाँ आया था। कोल जल्दी से ट्रांसमीटर से उनसे कांटेक्ट करने लगता है, मगर कई सिग्नल भेजने के बाद भी सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब कोल अपने शिप को एट्रोपा के पास ले जाता है और किसी अनहोनी के डर से कोल मैनुअल मोड से ही स्पेस में जाकर उस शिप में एंट्री करने लगता है। कोल बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचता है, जहां अब अंदर वो पाता है कि अंदर चारों एस्ट्रोनॉट्स के पोर्ट्स में वे अभी भी क्रायोस्लिप में है, यानी कि इतने समय से भी अभी तक इस प्लेनेट पर लैंड ही नहीं हुए हैं, जबकि उन्हें तो यहाँ कई महीनों पहले ही पहुँच जाना था। कोल यहाँ स्पेसशिप का सिस्टम चेक करता है, जहाँ अजीब कारणों से समय आगे की बजाय उल्टा चल रहा था। कोल यहाँ से जल्दी से सभी चारों एस्ट्रोनॉट्स को नींद से उठाता है और यह उनसे पूछता है कि वे इतने समय से यहाँ क्या कर रहे हैं और वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। अब कैप्टन कहता है कि उनके सिस्टम के हिसाब से तो वे सही समय पर है, मगर कोल बताता है कि यही तो सबसे अजीब बात है, स्पेसशिप का समय किसी अनजान कारण से बाहर के समय की तुलना में 8 महीने पीछे हो गया है। अब वे समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अभी उनकी शिप से कोई बड़ी चीज बड़े जोर से टकराती है। सभी लोग उठकर देखने जाते हैं कि उनसे क्या टकराया है और सामने जो वे देखते हैं उससे सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने बिल्कुल उन्हीं के जैसा एक और एट्रोपा स्पेसशिप था जो कि इनकी शिप से टकराया था। सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एट्रोपा नाम का सिर्फ एक ही स्पेसशिप बना था, जिसे एट्रोपा नाम भी कैप्टन रॉबर्ट ने ही खुद दिया था। यहाँ सभी पाते हैं कि इस टक्कर से उनके प्लेन्स को भारी नुकसान हुआ है, जिससे वे अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी बंद पड़ गई थी और अब वे सिर्फ आने वाले मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। तो कोल यहाँ से डिसाइड करता है कि उन्हें सामने वाले स्पेसशिप में जाकर देखना होगा कि वहाँ कौन है और वो स्पेसशिप इन्हीं के जैसा कैसे लग रहा है, और बाकी के लोग उसकी बात मान भी जाते हैं। यहाँ से कोल अकेले ही फिर से एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर वहाँ जाने लगता है, जहाँ उसकी एक्स वाइफ मोइरा पूछती है कि तुम इतने सालों बाद मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए। इस पर कोल कहता है कि अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है, और वह यहाँ से फिर से मैनुअल तरीके से ही खुद स्पेस वॉक के जरिए दूसरे स्पेसशिप में पहुँचता है, जहाँ वह ट्रांसमीटर से बाकी साथियों के साथ कांटेक्ट में था। अब यह अंदर जाते ही कोल पाता है कि यह स्पेसशिप अंदर से भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। तभी उसे सामने अपनी वाइफ मोइरा का कैप्टन के साथ एक फोटो दिखाई देता है, जो कि काफी वियर्ड था, क्योंकि ऐसा ही एक सेम फोटो मोइरा के पास भी दूसरी शिप में है। वहीं कैमरों के जरिए बाकी क्रू भी ये देखकर हैरान था कि यह फोटो इस शिप में कैसे पहुंचा। यहाँ से कोल इस शिप का पूरा डेटा क्रू के पास भेजने लगता है ताकि वे उसे एनालाइज करके सब कुछ पता कर पाए। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है। कोल उसके पास जाता है और वह पाता है कि यह कोई और नहीं जेकब है, लेकिन एक जेकब तो ऑलरेडी दूसरी शिप पर मौजूद है, तो ये कौन है? दो जेकब को देख कोल हैरान था कि तभी क्रू पाता है कि शिप अब किसी भी समय फट सकता है। तो सब कहते हैं कि कोल को अभी वहां से निकलना होगा, वरना वह भी उसी शिप के फटने से मारा जाएगा। फिर कोल जल्दी से जेकब की बॉडी के साथ वहां से अपनी शिप में वापस आने लगता है, लेकिन अब तक वह शिप फटना शुरू हो चुका था और यहाँ कोल किसी तरह से बचते हुए जेकब की बॉडी के साथ फाइनली अपने शिप में आ जाता है। अब बाकी क्रू देखता है कि कोल के साथ ही जेकब की लाश पड़ी है। वहीं इस शिप का जेकब भी वहां आ गया था और वह खुद की डेड बॉडी सामने पाकर चौंक जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी डेड बॉडी उसके सामने कैसे है, तो उसे शांत करने के लिए मोइरा उसे बेहोशी की दवा दे देती है। अब कुछ देर बाद कोल को होश आता है, जहां मोइरा उसे बताती है कि वह दूसरी शिप उस ब्लास्ट में पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहां जेकब के अलावा उन सब के भी एक और वर्जन मौजूद हो?
क्योंकि वो शिप इन्हीं के शिप जैसी थी। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वही साइंटिस्ट एंड्रू जेनसन सबको जल्दी से लैब में बुलाता है। उसने दूसरी शिप के डेटा से अब तक सब कुछ पता कर लिया था और वो बताना शुरू करता है कि वह दूसरी शिप भी बिल्कुल हमारी जैसी थी। उसकी जर्नी भी सेम हमारे रूट से हुई थी, मगर हम अचानक से उससे टकराए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो शिप हमारा फ्यूचर वर्जन थी और हम सब इस ग्रह के करीब आते ही किसी तरह स्पेस टाइम में फंस गए हैं। इसलिए शुरू में हमारा समय बाहर के समय की तुलना में काफी पीछे था, क्योंकि इस ग्रह के आसपास का समय एक दूसरे बड़े ग्रह के काफी नजदीक होने से इतना बैंड हो चुका है कि यहाँ का टाइम खुद को रिपीट कर रहा है। यानी कि वे बार बार टाइम ट्रेवल कर 15 घंटे पीछे जा रहे हैं, जिसका कि अब तक उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि वे सब स्लीप पॉड में थे। और ये किसी तरह का टाइम लूप है, यानी कि जो दूसरा शिप अभी ब्लास्ट हुआ है वह इसी शिप का फ्यूचर वर्जन था और पूरे 15 घंटे बाद इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। क्योंकि स्पेस टाइम कब होने से 15 घंटे बाद ये सिर्फ टाइम ट्रैवल करके उसी समय में चला जाएगा, जबकि उस समय वहाँ पहले से एक और एट्रोपा शिप होगा जिससे दोनों टकरा जाएंगे। यानी कि इस शिप का जेकब आने वाले 15 घंटों में मरने वाला है, जैसा उन्हें दूसरे शिप का जेकब मिला था। वहीं मोइरा ने अब तक जेकब की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर लिया था, जिसमें वो पाती है कि इस जेकब की मौत कोल की लाई हुई गन से हुई है। मगर कोल कहता है कि उसकी गन में तो गोली अभी भी मौजूद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जहां जेनसन बताता है कि ऐसा अभी नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले 15 घंटों में होने वाला है, जब यहाँ का जेकब भी कोल की गन से मारा जाएगा। यहाँ कोल कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा, जहाँ कैप्टन कहता है कि वे फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते और वे सब कोल की गन को एक लॉकर में रख देते हैं। अब उन्हें किसी तरह से आने वाले 15 घंटों में खुद की जान बचानी थी। जहां साइंटिस्ट जेनसन आइडिया देता है कि चूंकि उन्हें पहले से पता है कि ये शिप 15 घंटों के बाद ब्लास्ट होने वाली है, तो उससे पहले ही उन्हें यहाँ से स्पेस शटल लेकर निकल जाना चाहिए। मगर कैप्टन कहता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उनमें सिर्फ कुछ ही दिन की ऑक्सीजन होती है और वैसे भी उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वे इस विशाल ग्रह की ग्रेविटी को तोड़कर यहाँ से बाहर स्पेस में जा सके। तो उन्हें बेहोश जेकब को उठाकर उसकी मदद से इस शिप को शुरू करके किसी तरह से इस ग्रह से दूर जाना होगा, इसके पहले कि ये शिप फिर से समय में पीछे चला जाए। सब जेकब को बेहोशी से उठाने लगते हैं। वहीं जेकब ये जानकर बौखला गया था कि उसकी मौत कोल की गन से होने वाली है, तो वो डर के मारे जेकब पर अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है। बाकी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन सब में वही एक इंजीनियर है जो कि इस शिप को ठीक कर सकता था। यहाँ जेकब को ढूंढते हुए कोल और कैप्टन पाते हैं कि शिप का कोर उस टक्कर से पूरी तरह से टूटने लगा है। कोल कहता है कि यानी कि इसी के टूट जाने से यह शिप उस वक्त फट जाएगा, तो उन्हें कैसे भी करके जेकब को जल्दी से ढूंढकर समझाना होगा कि वह उनकी मदद करें। जबकि जेकब अपनी मौत के डर से छुप गया था, वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट जेनसन जेकब के भागने से डर जाता है और वह अकेला ही स्पेस शटल लेकर निकलने लगता है। वहीं बाकी टीम को ये पता लगने पर उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर वह ऑलरेडी शिप से निकल चुका था, जहां उसका शटल उस विशाल ग्रह की ग्रेविटी के कारण उसी की ओर खींचा जा रहा था, जिसको जेनसन का कोई कंट्रोल नहीं था। बाकी क्रू शिप से ही कैमरा से उसे देखने लगते हैं और सामने उस ग्रह के रिंग्स पर जूम करते हैं और वहां उन्हें दिखाई देता है। उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं जेनसन पाता है कि उसका शटल ग्रेविटी से खींचता हुआ अब एक जगह आकर अटक गया है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जेनसन बाहर देखने पर पाता है कि उसी की जैसे लाखों करोड़ों शटल इस विशाल ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं, जिनमें जेनसन के ही जैसे लाखों करोड़ों वर्जन मौजूद है। यानी कि इन सब का ये पहला टाइम लूप नहीं है, बल्कि इससे पहले उनका शिप करोड़ों बार टाइम ट्रेवल से पास्ट में जा चुका है और हर बार वे सब मारे जाते हैं, जबकि हर बार जेनसन का हर वर्जन यही गलती करता है और उसका पोर्ट यहीं आकर अटक जाता है। यानी कि शुरू से ही जो रिंग्स इस प्लेनेट के चारों ओर सब लोग देख रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि जेनसन के ही एस्केप शटल थी, जिसमें उसके करोड़ों वर्जन उस ग्रह की ग्रेविटी के कारण अटक गए और धीरे धीरे उन शटल की ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मारे गए। वहीं स्पेसशिप के अंदर कोल, मोइरा और कैप्टन ने भी ये देख लिया था और वे समझ चुके थे कि इसके पहले उनके करोड़ों वर्जन यहाँ मारे जा चुके हैं और अब तक वे सिर्फ वही करते आ रहे थे जो कि सेम उनके पिछले वर्जन ने किया था। अब क्या वे इस अनजान विचित्र ग्रह की इस स्पेस टाइम से बाहर निकल पाएंगे और इस टाइम लूप को तोड़कर बच पाएंगे? जानिए इसके जबरदस्त थ्रिल से भरे फाइनल पार्ट में।